द लॉ, हाँ, द वॉइड अग्रीमेंट टॉपिक के अंदर फर्स्ट थिंग हमको जो सीखनी है वो है मीनिंग ऑफ द वर्ड अनलॉफुल अग्रीमेंट। क्या मीनिंग ऑफ द वर्ड अनलॉफुल अग्रीमेंट? तो मुस्कान, जितने भी अग्रीमेंट्स है जो वॉइड अग्रीमेंट है, या तो वो अनलॉफुल है या तो वो अनलॉफुल नहीं है। यानी एवरीथिंग विच इज अनलॉफुल इज वॉइड, बट एवरीथिंग विच इज वॉइड इज नॉट अनलॉफुल। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अग्रीमेंट वॉइड है, लेकिन हमने कोई गलत काम नहीं किया है, हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे हमें सजा हो। अनलॉफुल यानी कानून से अगेंस्ट जाना और वॉइड बनना। और नॉर्मल वॉइड यानी शायद हम कानून से अगेंस्ट नहीं किया लेकिन अग्रीमेंट वॉइड है। जैसे कुत्ता मर चुका था, हमने उसको खरीदने की बात की, उसे बेचने की बात की, अरे कुत्ता मरा था हमको पता नहीं था, इसलिए वो वॉइड अग्रीमेंट बना, पर हमने गलत कुछ किया क्या? अनलॉफुल किया क्या? स्मगलिंग किया क्या? नहीं सर। तो हर चीज जो अनलॉफुल है वो वॉइड है, but हर चीज जो वॉइड है वो अनलॉफुल नहीं है। यानी हम जो पढ़ने वाले वो सब कुछ सब सबका सब वॉइड अग्रीमेंट ही है निष्का, सब कुछ वॉइड अग्रीमेंट है। लेकिन फिर भी हम उसके छोटे छोटे पार्ट्स देखने वाले हैं कि वॉइड होने के बाद भी इसमें अलग क्या है। वॉइड अग्रीमेंट के ब्रेकअप्स पढ़ने वाले इनिशियल लेवल पे, समझा मैंने क्या बोला? यानी कोई गलत काम करके वॉइड, करप्शन करके वॉइड, किसी प्रोस्टिट्यूशन का बिजनेस करके वॉइड, गैम्बलिंग करके वॉइड। तो गैम्बलिंग वॉइड अग्रीमेंट की भी अलग अलग सिचुएशन। तो आइए शुरू करते हैं इस स्टोरी को। मैं आपको हाईलाइट करवा दे जाऊंगा। द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन अग्रीमेंट इज अनलॉफुल इन द फॉलोइंग केसेस। नंबर वन केस क्या है? इफ इट इज डैश, if it is dash, it is, if it is forbidden by law। ऋषभ, अगर कोई चीज जो लॉ ने फॉरबिड कर दी है, मना कर दी है, और अगर आप वो चीज करने का अग्रीमेंट बनाओगे तो वो अग्रीमेंट क्या होगा? अनलॉफुल, वॉइड, क्योंकि वो किसने मना कर दिया था? फॉरबिडन बाय लॉ। अगर मैं ये कहूं कि अगर मैं ये कहूं कि मम्मी पापा ने मना किया है मुझे वो चीज करने के लिए, तो वो मेरे लिए वॉइड क्यों है? क्योंकि हमें पेरेंट्स ने मुझे मना किया है वो चीज करने के लिए। तो अगर लॉ ने मना कर दिया है कोई चीज करने के लिए, अगर वो चीज करोगे तो वो अनलॉफुल हो गई, और वो अनलॉफुल है इसलिए वो वॉइड बन गई। तो आइए देखते हैं, वो ऐसा तो बहुत चीजें होगी, कितनी लाखों करोड़ों होगी। उसका मैंने एग्जाम्पल डाला है जो एग्जाम में शायद आ सकता है। He promises to drop a prosecution which he has instituted against B for robbery, and B promises to restore the value of things taken. The agreement is void as its object is unlawful. If that is permitted, it will defeat the provisions of law. क्या कह रहा है ये? मुस्कान सोनी ने चोरी किया, चोरी करने के बाद पकड़ी गई। ओनर ने कहा कि मैं तुझे जेल में डालूंगा। मुस्कान बोलती सर एक काम करते हैं, मैं आपको आपका हर सोना वापस कर दूंगी, आप मुझे जेल में मत डालो। डन, डन, लिख के दो, लिख के दिया। मैं मुस्कान सोनी हर चीज को वापस कर देती हूँ, वो मुझ पे कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। ये दो बोलने के बाद मुस्कान सोनी और ओनर का अग्रीमेंट बन चुका है। मुस्कान ने सब गोल्ड वापस कर दिया। ओनर ने मुस्कान के केस किया। क्या वो केस कर सकता है? क्या वो केस कर सकता है? आंसर इज यस। तो मुस्कान सोनी बोले सर ये अग्रीमेंट साइन किया गया है और वो मुझ पे केस नहीं कर सकता है। अगर ये अग्रीमेंट को हम क्या मान ले, वैलिड मान ले, तो नर्थ हो जाएगा। तो नर्थ हो जाएगा किसी चोर को चोरी करने के बाद केस ना करने का प्रॉमिस इस ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल। और जिस चीज का ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है उसको कानून मदद कर नहीं सकता, इसलिए कानून उसको अनलॉफुल अग्रीमेंट बोल के वॉइड अग्रीमेंट बोलता है। भाई इसके लिए आप मेरे पास बताओ, वो बंदा फिर भी केस कर सकता है, क्योंकि मुस्कान सोनी का जो अग्रीमेंट था कि मुझ पे केस मत करना, मैं तुमको वापस दे देती हूँ, वैसा अग्रीमेंट क्या माना जाएगा? अनलॉफुल वॉइड अग्रीमेंट माना जाएगा। अब हर बच्चा एग्जाम में लिखेगा आंसर वॉइड अग्रीमेंट, लेकिन हर बच्चा ये नहीं लिख पाएगा इट इज अनलॉफुल, इफ परमिटेड इट विल डिफीट द प्रोविजंस ऑफ लॉ, एंड हेंस इट इज वॉइड अग्रीमेंट। तुमको समझा मैं क्या बोला?
मार्क्स इसके मिलेंगे, वर्ड एग्रीमेंट के मार्क्स ने बाहर आके सर वर्ड एग्रीमेंट, मेरा भी वर्ड एग्रीमेंट राइट आया राइट आया, ऐसा मार्क्स नहीं मिलेगा। सब पूरी दुनिया में वर्ड एग्रीमेंट लिखा होगा, यहाँ पे मार्क्स वर्ड एग्रीमेंट के नहीं मिलेंगे। यहाँ पे इफ परमिटेड, इफ परमिटेड इट विल डिफीट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लॉ, इट इज अनलॉफुल एग्रीमेंट prohibited by law, इसके मार्क्स मिलेंगे, समझा? हेलो, अदर पीपल प्लीज ट्राई टू कीप योर वीडियोस ऑन, प्लीज प्लीज प्लीज। चलिए पहला पार्ट फटाफट पढ़ लीजिए। सिर्फ ये वाला एग्जांपल पढ़िए, मैं इसको एग्जांपल नाम ले लेता हूँ बस। क्या आपका एग्जांपल वन से क्लियर हो गया ना? एग्जाम्पल टू जो है ना देश का, वो भी एग्जाम क्वेश्चन नहीं था, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया इनटू एग्जाम्पल, कि आपको दिख जाए कि एग्जाम में उन्होंने क्या पूछा था। तो इसमें क्या होता है पता है, निष्का तलवार का एक प्रॉपर्टी था, प्रॉपर्टी जो उसके नाम पे था, आगे जाके निष्का तलवार को लॉस होता है बिजनेस में और उसकी प्रॉपर्टी अटैच हो जाती है इंसॉल्वेंट पर्सन। लेकिन निष्का के पास बहुत कैश था, रोकड़ा बहुत था निष्का के पास, रोकड़ा ही रोकड़ा। उसने क्या किया, ऋषभ को बुलाया, कहाँ पे, दिल्ली दैट इज। और ऋषभ को बोला देख ऋषभ तू ही बाय कर ले मेरा प्रॉपर्टी, मेरे को रोकड़ा दे देती है, बाहर नहीं जाना चाहिए प्रॉपर्टी अपना। हेलो, डील। और तो फिर मुझे भेज देना बाद में जाके, डील। अब जब ऑक्शन शुरू होता है, निष्का तलवार खुद ही अपनी प्रॉपर्टी खरीदे किसी और के साथ, और ऋषभ ने खरीद लिया। उसके बाद जब निष्का ने ऋषभ से मांगा, तब ऋषभ मना करे, और निष्का क्या लिखा है, वो अग्रीमेंट लिखा है कि मैंने ऋषभ ने अग्रीमेंट बनाया था। तो क्या लॉ सपोर्ट करेगा उसको एक अग्रीमेंट से? करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगेन इफ परमिटेड टू डिफीट द प्रोविजंस ऑफ लॉ। लॉ चाहता ना कि तुम बेचो, तुम तो खुद खरीदने की बात कर रहे हो। हेलो, जब तुमको देने आए पैसे तब आपके पास पैसे नहीं थे, अब जब घर खरीदे तब आपके पैसे आ गए। ये नहीं चलना चाहिए। डू यू अग्री? ये दो एग्जाम्पल समझ में आया आपको? इंपॉर्टेंट है बच्चों एग्जाम्स के लिए। एज स्टेट निष्का लिखते हैं, चलो यहाँ पे अपन निष्का estate is sold for areas of revenue under provisions of the act by which the defaulter is prohibited from purchasing the estate, by which the defaulter is prohibited यानी निष्ठा खुद खरीद नहीं सकती, prohibited थी निष्ठा खरीदने के लिए। B upon understanding with A becomes a purchaser of B, मतलब यहाँ पे कौन, ऋषभ, upon understanding with A becomes the purchaser and agrees to convey the estate to Nishka upon receiving from her the price which Rishabh has paid. The agreement is void as it renders the transaction in effect a purchaser by the defaulter and will defeat the provisions of law. एक बार चेक करोगे आप लोग, एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करो। आई से दोनों एग्जाम्पल्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पता है क्या क्या है इसका, मैंने इसमें थियोरी निकाल दिया। क्यों निकाला पता है? अगर मैंने थियोरी लिखा होता तो आप एग्जाम्पल नहीं पढ़ पाते, इतना थियोरी बढ़ जाता। तो हमने सिर्फ कॉन्टेंट में क्या लिखा कि ऐसा अग्रीमेंट फॉर्मल बाय लॉ होता है। कैसा अग्रीमेंट, समझाए कैसे, कैसा एग्रीमेंट मुस्कान, फॉरबिडन बाय लॉ, जो लॉ ने मना किया है। क्या मना किया है? उसके लिए हमने क्या कर दिए, दो एग्जांपल सिचुएशन जो मॉड्यूल में भी उन्होंने यूज किए थे, हमने उसको यूज किए, जिससे हमें समझ आए कि वो कहना क्या चाह रहा है। थ्योरी से ज्यादा समझ में क्या आएगा, यहाँ पे हमें एग्जाम्पल समझ में आता है। आप कितना भी पढ़ लोगे ना थ्योरी बेटा, एग्जाम्पल नहीं समझ पाते अगर आपने देखा नहीं हो तो। तुमको समझा तो मुझे आगे जाने को बोलो। लक लक लक, समझा बेटा? सेकंड में जाओ चिरायू, आगे जाओ।
चिरायु सेकंड पार्ट कहता है इफ इट इज फ्रॉडुलेंट इन नेचर, इफ इट इज व्हाट इन नेचर, फ्रॉडुलेंट सर, फ्रॉडुलेंट इन नेचर, हाँ, चोरी करना। देखो, तीन दोस्त है, मुस्कान, पलक और सुहानी। तीनों का धंधा क्या है? चोरी का धंधा। डाका डालो, सोना टूट लो, चीटिंग करके, चीटिंग करके रतलामी सेव को डुप्लीकेट वर्जन को बेचो, ऐसा कुछ ना कुछ जुगाड़ वाला धंधा, को चोरी वोरी ऐसा सब। उन्होंने ना एक्सपांशन सोचा कि हम लोग एक्सपैंड करते हैं, पार्टनरशिप बिड बनाया, और तीनों ने क्या बोला, बिजनेस क्या है हमारा, चोरी डकैती स्मगलिंग गैम्बलिंग किलिंग रॉबरी किडनैपिंग हाथ पैर तोड़ना मर्डर करना, हम सब कुछ करते, खाली अपलोड कर दो अपना विजुअल, इसको टपकाना है, एडवांस पेमेंट कर दो, हम काम कर देंगे। जीएसटी भी भरते थे, क्या करते थे ऋषभ, जीएसटी भी पे करते थे, जीएसटी सर्विस टैक्स जीएसटी भरते थे, बोले हम मतलब टैक्स, मोदी जी को मोदी जी को कुछ मस्ती नहीं करने का। और आज तो मोदी सरकार को झटका लगा है, दे आर नॉट वेल टुडे, आई होप दे गेट द एनर्जी टू सस्टेन वेल। बराबर, हम उनके दुख में भी उनके साथ है। बराबर। चलिए, दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ लॉ। आज आपको सबसे बड़ा एग्जाम्पल मिला किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल मिला आज आपको, कि सर कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई नहीं, डेमोक्रेसी इज इटसेल्फ अ पावर, पब्लिक से ऊपर कोई नहीं जा सकता, कोई भी नहीं, किसी को अंडर एस्टिमेट करने का नहीं, और आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल था। राहुल गांधी जैसा इंसान जो हमें लगता था कुछ नहीं कर सकता, वो भी इस लेवल पे पहुंचे, मतलब व्हाट एनीवन कैन डू एनीथिंग इन लाइफ, दैट्स व्हाट यू लर्न, दैट्स व्हाट यू, हर एक का दिन आता है, सबका दिन आता है, आपको पेशेंस है, बस अपना पेशेंस रखना है, मेहनत करनी है, दिन सबका आता है। तो दैट्स व्हाट यू लर्न फ्रॉम द सेम, नेवर अंडर एस्टिमेट एनीवन। ये तो इजी सब्जेक्ट है, ये तो आ जाएगा मेरे को, इसमें क्या है, ये अपना सब्जेक्ट हो जाएगा सीए के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, इसके लिए क्या पढ़ने का, ऐसा मस्ती नहीं, सबको इज्जत देने का। एनीवेज, ऐसा अगर बनाया हो मैडम लोगों ने, और अगर मुस्कान को एक ऑनलाइन मिला रिक्वेस्ट, इसको टपकाने का 2 लाख रुपया, मुस्कान टपका दिया, 2 लाख रुपया ले लिए, और सुहानी को और जनिता को पैसे का शेयर दिया नहीं, फिर सुहानी और जनिता क्या करते, क्या हो रहा है, क्या नाम से बेटा, नाम बोलो। Someone is messaging me and okay, मैं ग्रुप को लॉक कर रहा हूँ। आई रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज डोंट अलाउ द लिंक टू गो आउटसाइड। हर बार मुझे कोई ना कोई मैसेज करता है कि कोई बच्चा बाहर से ज्वाइन करता है, ये पहली बार नहीं हुआ है, क्यों कर रहे हो ऐसा, मस्ती मत करो, आपके लिए मस्ती होगा शायद, इट डिस्टर्ब द क्लास, मत कीजिए ऐसा, किसी ने तो मैसेज किया होगा बाहर, तब जाके कोई अननोन बच्चा आके मैसेजेस करने शुरू कर देता है। प्लीज डोंट डू दिस प्लीज। आई हैव लॉक द रूम। अब किसी को भी आना होगा, कोई बच्चा अपना होगा तो मैसेज करवाने को बोलना, आप लोग में से कोई मुझे बोल देना, तो मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है, मैंने रूम ही लॉक कर दिया है, ठीक है। अब सुनो, मैं कुछ कह रहा था, अब मुस्कान सोनी को ने जब बाकी दोनों को पैसे नहीं दिए, तो क्या बाकी दोनों अपना शेयर मांगने के लिए मुस्कान पे केस कर सकते हैं? पार्टनरशिप डीड था, लिखा था डीड में मुस्कान निष्का, और डीड के अंदर रेशो भी लिखा हुआ है, तो फिर भी क्लेम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका पर्पस फ्रॉडलेंट है, ऑब्जेक्ट फ्रॉडलेंट है, तो ऐसे केसेस में आप क्या नहीं कर पाते हो, अपना अग्रीमेंट बनने के बावजूद आप क्लेम कर पाते नहीं हो। ये मैंने यहाँ पे लिखा है इस वाले पार्ट पे।
An agreement, a scheme of fraud among partners in a firm to cheat income tax authorities or among directors is that is to cheat investors is void. An agreement between some persons to purchase shares in a company with a view to induce other persons to believe contrary to the fact that there is a bona fide market for the share is void. किसी भी शेयर बाजार में होता है, पब्लिक को उल्लू बनाने के लिए गलत गलत चीजें बोलना शुरू कर देते हैं कंपनी के बारे में, कंपनी तो इतनी अच्छी है, कंपनी तो बहुत बड़ी है, ऐसी है वैसी है। ऐसे सब स्कीम्स अग्रीमेंट बनाना भी क्या माना जाएगा? void. Scheme of fraud among partners to cheat income tax again void. In short, मैं आपको सच बोलूं ना तो इसमें एक ही चीज सीखनी होती है, एक ही चीज। जब आपने ये वर्ड सुना ना कि अगर अग्रीमेंट इज मेड विद अ फ्रॉडलेंट इंटेंट, आपको सिर्फ ये याद आना चाहिए कि सब फ्रॉड तो हमने फ्री कंसेंट में देखा था, और फ्री कंसेंट में तो फ्रॉड क्या माना जाता था? वॉइडेबल। तो यहाँ पे वॉइड क्यों माना जाता? ये आपके मन में आना चाहिए था। बोलो हाँ या ना, बताइए आप। कि अगर वहां पे सर ने चिल्ला चिल्ला के सिखाया वॉइडेबल 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 फ्रॉड 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 फ्रॉड, तो यहाँ पे सर क्यों बोल रहे हैं वॉइड फ्रॉड 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 को क्यों वॉइड अग्रीमेंट बोलते हैं? अदर्स प्लीज फास्ट रिप्लाई फास्ट। मंदोत कहाँ चला गया? चिरायु, चिरायु तो है ही, चिरायु वहां ऊपर है, नीचे से ऊपर चला गया, मेरा ध्यान चला गया। दाक्षी, हिमांशु, कम ऑन फास्ट, आंसर दोगे? कोई आंसर दोगे? अच्छा हार्दिक आंसर दे। वॉइड फ्रॉडलेंट। सर कंफ्यूजन। बैट लेके बैठ, तो अभी वर्ल्ड कप चालू हो गया ना। मंदोत, नमस्कार, आपका स्वागत है। मंदोत जी, आपके रिक्वेस्ट पे आप ही नहीं आते हो, कैसे पढ़ाऊं मैं आगे? आंसर दे चल। सर उसमें कोई एक पार्टी फ्रॉड, दोनों ही फ्रॉड कर। शाबाश, शाबाश। फ्री कंसेंट ना होने पे एक का कंसेंट फ्री नहीं हो, दूसरे का तो कंसेंट होता है फ्री। यहाँ पे दोनों मिलके चोरी कर रहे हैं, तीनों मिलके, मुस्कान और ये, मतलब सब चोर जमा होते हैं, सबकी नीयत में खोट दिख जाती है, वो फ्रॉड है। वहां पे वर्ड अग्रीमेंट होती है। एक की नीयत सही हो, एक की गलत हो तो वॉइडेबल है। समझा के नहीं? छोटा सा फर्क, आंसर पूरा फर्क। बोलो हाँ या ना। ठीक है, अगले पार्ट पे जाते हैं। मनोज अभी भागना मत। तीसरा पार्ट कहता है इफ इट इन्वॉल्व्स और इंप्लाइज इंजुरी टू द पर्सन और द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। If it involves or implies injury to the person or property of other. सुनना ध्यान से। ऐसा अग्रीमेंट जिससे किसी को इंजुरी हो, किसको? इंसान को या प्रॉपर्टी को? इंजुरी मतलब तो चोट लगना? नहीं नहीं सर, नहीं सर, चोट लगना नहीं। दिल पे चोट लगना, ईमान पे चोट लगना, कैरेक्टर पे चोट लगना, सेल्फ रिस्पेक्ट पे चोट लगना, एथिक्स पे चोट लगना, वो चोट की बात हो रही है सर। जैसे एक गरीब इंसान अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा कलेक्ट नहीं कर पाता है, अपना खेत अपना जमीन गिरवी रख के कुछ पैसा लेने जाता है किसी किसी लेंडर के पास, और उसको कहता है लेंडर कि तेरा लगेगा ब्याज 36%। सेठ, 12 टका का ब्याज चलता है, मेरे को 12 टका लगाओ। नहीं, 36 के बिना नहीं मिलेगा तेरे को पैसा। वो बंदा मजबूर होता है और 36% के ब्याज पे पैसा उठाता है बेटी की शादी के लिए, और 36% ब्याज एम्प्लाइज इंजरी टू द पर्सन। ऐसा अग्रीमेंट वॉइड होगा। 40% आप चार्ज नहीं कर सकते बंदोत, और किया है तो फिर भी वैलिड माना नहीं जाएगा, क्योंकि उससे इंजरी हो रहा है किसी इंसान को। ये इंजरी की बात हो रही है भाभी, ये पूरा वॉइड नहीं होता। इसमें 12 टका रिजनेबल है निष्ठ का, तो बाकी का 24 वॉइड होगा, पहले 12 वॉइड नहीं होंगे। हेलो। नंबर 2, ऐसा ऐड कर दिया कि अगर फिर भी तू लोन का पैसा नहीं दे पाया तो तेरा पूरा खेत मेरा हो जाएगा, या फिर तू मेरा गुलाम बन जाएगा।
तेरा पूरा खेत मेरा हो जाएगा, ऐसे केसेस के अंदर इम्प्लाइज इंजुरी टू द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन, या फिर तू मेरा गुलाम बन जाएगा, इम्प्लाइज इंजुरी टू द पर्सन। गुलाम बन जाना, मारा मारी नहीं कर रहा है वो, मार नहीं रहा है वो, मेंटली किसी को अफेक्ट कर रहा है वो। हेलो, उनको समझा मैंने क्या बोला? अभी इसको ध्यान से पढ़ो, इधर हीरो हीरोइंस, इधर आ जाओ सब लोग, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो बच्चों लोग, इधर देखो। एग्जाम्पल काम में आएगा। ए borrowed 100 from B. He executed a bond promising to work for B without pay for 2 years and in case of default agreed to pay interest at a very exorbitant rate, यानी 36%। The contract is dash void। मैं तो बोलता हूँ ये कॉन्ट्रैक्ट होना ही नहीं चाहिए। क्या होना चाहिए? द अग्रीमेंट इज void। हाँ, हेलो, कौन सा अग्रीमेंट बेटा? वो अग्रीमेंट जिसमें एक्सॉर्बिटेंट रेट चार्ज किया गया है, रीजनेबल रेट वैलिड माना जाएगा। डू यू अग्री? आपका गुलाम बन जाऊंगा फॉर 2 years, विदाउट वर्क काम करूंगा आपके 2 साल, वो भी क्या है? वॉइड है। ऐसा कहने के बाद भी आप उसको कंसिडर कर पाओगे नहीं। क्लियर है? इन्वॉल्विंग इंजुरी टू द पर्सन शब्द का मीनिंग समझ में आया? इसमें ना एक ट्विस्ट हुआ था मुस्कान, एक पेपर में ट्विस्ट ये था कि ड्यू टू स्ट्रिंजेंट मार्केट कंडीशन, मोक्ष क्या वर्ड यूज किया था? ड्यू टू स्ट्रिंजेंट मार्केट कंडीशन, यानी जब मार्केट में पैसों की बहुत कमी थी, सप्लाई ऑफ पैसा बहुत कम हो चुका था, उस समय पे 36% ब्याज पे पैसे दिए गए, वैलिड। क्योंकि उस समय का मार्केट कंडीशन ऐसा था जो जरूरी था वो करने के लिए। तो अगर एग्जॉर्बिटेंट रेट है तो वॉइड है, बट स्ट्रिंजेंट मार्केट कंडीशन है तो वैलिड है। तुमको समझा होगा मैंने क्या बोला? सोचो ना, एग्जाम में ट्विस्ट मार दिया जरा सा और आप फंस जाते। समझा? ऐसा नहीं करते कि ऐसा होता है कि अगर श्रावण महीना है, श्रावण महीना चल रहा है, श्रावण महीना या फिर मुस्लिम्स के लिए रोजा होता है ना, तब फ्रूट्स के रेट्स बढ़ जाते हैं। हम मानेंगे ठीक है, अलाउड है, क्योंकि बहुत लोग फ्रूट्स खाते हैं, डिमांड बढ़ जाती है। पोल्यूशन और जैन का पोल्यूशन होता है तब सब्जी के भाव कम हो जाते हैं, तो कोई खाता ही नहीं है। तो ऐसा सिचुएशन, डिमांड सप्लाई उस पर चलेगा, वैलिड है, बाकी वैलिड नहीं है। समझा? हार्दिक बता। सर वो एक बार वापस रिपीट कर दीजिए। कौन सा वाला? सर जो अभी आपने सेम रिपीट तो मैं खुद नहीं कर पाता हूँ, मुझे ही नहीं याद था मैं क्या बोला। इफ इट इन्वॉल्व्स और इम्प्लाइज इंजुरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी, में किसी इंसान के साथ कोई भी अनरीजनेबल कंडीशन डाली गई हो अग्रीमेंट के अंदर जो उसके लिए सेंसेबल नहीं है, उसको गुलाम बना देना, आपका सारा रेट चार्ज करना, प्रॉपर्टी को जब्त कर लेना, ऐसे अग्रीमेंट वॉइड माने जाएंगे। कितना वॉइडनेस का? जितना अनरीजनेबल था वो। ठीक है, इसके बाद का पार्ट भाभी, इफ द कोर्ट रिगार्ड इट एज डैश, क्या? अगर कोर्ट को लगता है वो इमोरल है। इमोरल समझ में आता है आपको? इमोरल सब्जेक्ट था, मॉरल्स का सब्जेक्ट था स्कूल में, मॉरल्स, एथिक्स, मॉरल्स, वैल्यू एजुकेशन, जो अपने को कुछ फर्क नहीं पड़ता, मोक्ष बराबर। अब ये इसका तो नाम ही मोक्ष है। सुना ध्यान से। अगर मोक्ष के पास एक कार है जो उसने गलत कामों के लिए किसी को भाड़े पे दी हो, मोक्ष के पास एक घर है तो उसने गलत कामों के लिए किसी को रेंट पे दिया हो, अब उसका भाड़ा अगर वो नहीं देता है तो क्या मोक्ष उसको वसूल करने के लिए कोर्ट की पनाह ले सकता है? कानून कहता है जिस अग्रीमेंट में कोर्ट को लगे कि ये अग्रीमेंट में जो ऑब्जेक्ट था वो इमोरल था, इमोरल था, संसार के लिए उपयोगी नहीं था, संसार के हित में नहीं था, सोसाइटी को बैलेंस करने में काम में नहीं आता, सोसाइटी इम्बैलेंस करेगा, तो वैसे अग्रीमेंट में जो भी राइट्स हो सबको भी क्या कर देगा? कोर्ट वॉइड कर देगा। पायरेटेड मूवीज को बेचने के लिए जगह देना, कैमरा देना, या फिर ऐसे मूवीज
की रिलेशंस करवाना, जो मूवीज, पायरेसीज या फिर प्रोस्टिट्यूशन का बिजनेस करवाना, ये सब इसमें कवर होगा, जिसमें कोर्ट को लगे कि ये इमोरल है। और वो सब अग्रीमेंट इमोरल, मुझे आपको क्या सिखाना है? मैं बोल दूं कि आप सब खुद पढ़ लो, सब लोग, ये सब वर्ड अग्रीमेंट है, बराबर, मैं इतना बोल दूं, मेरा काम हो गया। बट मैं एक एक शब्द पे जा रहा हूँ कि एक एक शब्द आपको याद रहे कि इमोरल की वजह से गलत है, दूसरा इंजरी की वजह से गलत था, तीसरा फ्रॉड के लिए था, चौथा फॉरबिडन बाय लॉ था इसलिए था। ये शब्दों की वैल्यू है, बाकी सब है क्या? सब वर्ड ही है, ये सब वर्ड ही है, समझा? बंदो, देने का जगह ऐसा भाड़े पे देने का नहीं। ऐश्वर्या राय का मुंबई का प्रॉपर्टी पायरेटेड सीरीज बनाने में यूज हो रहा था, उसको खुद को पता नहीं था। शी वॉज क्वेश्चन ऑन द सेम ग्राउंड। तो ऐसा हो सकता है, इसलिए जागो ग्राहक जागो बोलते हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है शायद आपकी गाड़ी, आपका घर कोई और जगह पे यूज हो रहा हो जो आपको ना पता हो, आप भी जिम्मेदार हो जाओगे अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो। विदाउट केवाईसी घर देना नहीं चाहिए, विदाउट रजिस्ट्रेशन घर देना नहीं चाहिए, विदाउट पुलिस वेरिफिकेशन घर नहीं देना चाहिए भाड़े पे। क्यों? क्योंकि अगर कोई गलत काम हुआ उधर तो आप फंस जाओगे। अगर आपने वेरिफिकेशन करवाया होगा, अग्रीमेंट रजिस्टर करवाया होगा, कोई गलत हो जाए, हमको नहीं पता है, तो हम बच जाएंगे। दिस इज वेयर लॉ का अवेयरनेस जरूरी हो जाता है। ठीक है। इफ द कोर्ट्स रिगार्ड इट एज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। सर अपना सेटिंग है सर, सीए इंस्टीट्यूट में सेटिंग है सर। ठीक है, चाचा के अंकल के पापा के चाचा वो उधर सर एग्जाम में पेपर बनाते हैं सर। 2 लाख रुपए दो सर, मैं पेपर देता हूँ, पढ़ाना छोड़ दो सर, आपको पेपर देता हूँ मैं, मोक्ष बोलते हैं। पेपर पढ़ा दो, बात खत्म, ज्यादा कमाएंगे। कौन सा अग्रीमेंट है? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, करप्शन, चीट, करप्शन, अपोज टू पब्लिक, किसी को ब्राइब देना, कुछ पुरस्कार खरीदना गलत तरीके से। नहीं, अवार्ड्स आते हैं, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये वो कोई लोग खरीदते भी है, कोई बेचता भी है। कि मुझे पद्म भूषण मिला, मेरा नाम बड़ा हुआ, पैसा तो बहुत है मेरे पास, तो मैंने खरीद लिया पद्म भूषण। तो अगर वो चीज बिकने लगे तो कहाँ जाएगा देश? पद्म भूषण भी बिक गया, अर्जुन पुरस्कार भी बिक गया, सीए का पेपर लीक हो गया, बंदो तो रैंक आ गया, 2 लाख रुपए में रैंक आ गया। सर ये क्या टाइम पास, पूरा दिन आप पढ़ाते रहते हो, पूरा 6 से 8 घंटा, मैं 3 घंटा पढ़ा, रैंक आ गया। अपोज टू पब्लिक, ऐसा मैं कहता हूँ, एआई आ जाए, गूगल आ जाए, डेटा सर्वर साफ हो जाए, आपका आपका आईफोन 10 गुना स्मार्ट हो जाए, S28 आ जाए, S55 आ जाए, S100 आ जाए, एक चीज नहीं बदलेगी कि एग्जाम तो आपको खुद लिखनी पड़ेगी, याद आपको खुद करना पड़ेगा, एग्जाम आपको खुद देना पड़ेगा। जब तक ये रहेगा ना, तब तक पढ़ाई रहेगा। अगर अंदर चिप डाल दिया, विंडोज के अंदर चिप, ध्वनिक सर का चिप चाहिए तो इतने रुपए का, ये सर का चाहिए तो इतने रुपए का, अस्सी सर का चिप इतने रुपए का, 4 चिप डाल दिया, अकाउंट, मैथ, लॉ को, 4 चिप डालो, पेपर दो, फिर खत्म। उस दिन आए, भगवान करे वो दिन ना आए, बराबर। नहीं तो 4 चिप डालो और मार्क्स लो, ये तो फिर मशीन हो जाएंगे सब लोग। इसी के साथ साथ हम लोगों ने हमारा पहला पार्ट फिनिश कर दिया। अनलॉफुल अग्रीमेंट्स कौन से प्रकार के हो सकते हैं? फॉरबिडन बाय लॉ, fraudulent, injury to the person, immoral या opposed to public policy. This is the clear part. और अभी आगे जाके थोड़ा बहुत ये पार्ट पे देखो, यहाँ पे दिस इज बेसिकली। अब अपोज टू पब्लिक पॉलिसी का जो मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी इसका, उसका ब्रेकअप कितने देखो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सर ये सब क्या है? वही अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, अनलॉफुल, वर्ड अग्रीमेंट, उसका वापस ब्रेकअप। सब कुछ नहीं पढ़ना है, टेंशन मत लो। उसमें सबसे पहले जो छोड़े हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके पहले ये पार्ट पढ़ लीजिए सब लोग, इतना पढ़ लीजिए सब लोग, जो मैंने हाईलाइट किया उतना पढ़ो फिर।
आई होप आपने ये पढ़ लिया होगा बेटा। इंट्रोडक्शन है, सिंपल टू अंडरस्टैंड। नाउ आता है, इसमें से कौन सा ऐसा है जो जबरदस्त है पेपर में पूछने के लिए, जो शायद आपने नहीं पढ़ा हो अभी तक। तो ये दो, क्योंकि पहला पार्ट तो निष्का हमने पढ़ लिया था, ट्रेडिंग विद एनिमी, याद आया? कैपेसिटी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एनिमी मतलब कौन सा एनिमी? एलियन एनिमी, जिससे अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे तो वर्ड अग्रीमेंट बनेगा। ट्रेडिंग विद विच एनिमी? एलियन एनिमी। बोलो हाँ या ना? સાચું કે ખોટું? સાચું। મુસ્કાન સમજાણું? સાંભળો, સુનો, લ્યો નકો ને શાણે લો, શાણે લો। मैसेज करते समझ में नहीं आता। मैसेज मत करो, ऑडियो से बोलो मेरे को प्लीज। चलो, agreement for stifling prosecution. When an offense has been committed, the guilty party must prosecute and any agreement which has been made to prevent the prosecution of such person is supposed to public policy and it is void. बाउंसर जाएगा, बाउंसर। चलो बच्चों, पॉइंट नंबर 2 को पढ़िए और समझिए कि बाउंसर था। कम ऑन फास्ट। जब किसी से ऑफेंस हुआ है और गिल्टी पार्टी को सजा होनी चाहिए, और ऐसा अग्रीमेंट जो उसको सजा देने से रोक के, वैसे अग्रीमेंट को अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कहते हैं, उसे हम वॉइड कहते हैं। ये हमने सीखा था आगे। डू यू अग्री? मतलब सजा होने, संजय दत्त, सलमान खान डैशिंग कार खेलते हैं, डैशिंग कार खेल के किसी को, दो लोगों को उड़ा देते हैं, फिर दो लोगों की फैमिली को बोलेंगे अरे भाई दो दो 25-50 लाख रुपया ले लो, सॉरी बोल दो मेरे को, मैं सॉरी बोल देता हूँ, आप पैसा ले लो, साइन करोगे, आप केस नहीं करोगे, चलेगा ऐसा? अग्रीमेंट स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, यानी आप जो सजा के लिए गिल्टी पाए गए हो, उसमें आप अग्रीमेंट करके उस सजा को रोकना चाहते हो और पैसा दे के उसका मुआवजा देना चाहते हो। ऐसे अग्रीमेंट अगर मान भी जाए दोनों पार्टी मान भी जाए देश का, कि उसके पेरेंट्स ने बोला हमें मंजूर है, 5 करोड़ दे दो, हमारे बच्चा मर गया, चलेगा हमें, फिर भी कानून बोलता है ऐसा अग्रीमेंट हम एंटरटेन नहीं करेंगे। अगर वो वापस केस कर भी देंगे, हम मना नहीं करेंगे, ऐसे अग्रीमेंट को हम एंटरटेन नहीं करेंगे, अलाउ नहीं करेंगे। इसे कहते हैं अग्रीमेंट स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। अग्रीमेंट स्टिफलिंग यानी रोकना, किसको रोकना? प्रोसिक्यूशन यानी सजा देने से रोकना। ऐसा कानून, ऐसा अग्रीमेंट जो प्रोसिक्यूशन को रोके, वैसा अग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, वैसा अग्रीमेंट वॉइड है। हेलो, क्या समझा चिदायो? एग्जाम्पल में आइडिया आ जाएगा आपको, कैसे उन्होंने बनाया था, समझ में आ जाएगा। अग्रीमेंट स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, स्टिफलिंग इज रोकना, क्या? प्रोसिक्यूशन को रोकना। हेलो, आगे बोलो, तुमको आगे बोलो, समझो। मुंबई स्टेशन पे, मुंबई में अगर आप टिकट के बिना चले जाते हो ट्रेन में, तो आपको पकड़ लिया, पलक लग, पता क्या होगा? पलक क्या होगा? या तो 1 दिन की जेल या 260 रुपया नकद चुकाना पड़ेगा। अब सुनना निष्का, यहाँ पे दो ऑप्शंस थे, या तो जेल या तो कैश। पलक ने 260 रुपया दे दिए, सर जाने दो घर पे, जेल में मत रखो सर मेरे को, ये लो 260 रुपीज ले लो आपके। यहाँ पे भी तो पलक ने क्या किया? प्रोसिक्यूशन स्टिफलिंग किया क्या नहीं किया? किया। जेल में जाने के बदले पैसा दे दिया, लेकिन लॉ ने इसे अलाउड माना है। मतलब छोटी छोटी गलतियां, छोटा छोटा दुरुपयोग, छोटा छोटा कानूनी गलती, उसमें प्रोसिक्यूशन स्टिफल हो सकता है। लाइसेंस के बिना बाइक चलाना चलेगा, लेकिन ड्रिंक एंड ड्राइव किसी को उड़ा देना नहीं चलेगा। ट्रेन में ट्रैवल करना और कोटा किया और टिकट नहीं चलेगा, लेकिन ट्रेन में ट्रैवल करके ड्रग्स पकड़े गए आपके हाथों में, सिंह चना नीचे ड्रग्स होते थे, ऊपर सिंह चना नीचे ड्रग्स, 10 का सिंह चना 200 में बेचनी, 2000 में बेचते थे, तो ये नहीं चलेगा। तुमको समझा?
यानी मैं मुस्कान ये कहना चाह रहा हूं, देखा यहाँ पे मैं क्या लिखा हूं, देखो, दिस इज हाउ आई मेक नोट्स, नोट भाई, दिशा, इज दिशा देयर इन द क्लास और नॉट देयर? जो ऑफेंस कंपाउंडेबल है यानी क्या, जिसमें आप पैसा दे के छूट सकते हो। पे फाइन इंस्टेड ऑफ जेल, उसको कंपाउंडेबल ऑफेंस कहते हैं। उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, एग्रीमेंट स्टिफलिंग का कर सकते हैं। क्या तुमको समझा? एग्जाम्पल कौन सा लिया आपने? रेलवे टिकट का एग्जाम्पल लिया, चिरायु। बाकी किसी को खून करके बोलो पैसा ले लो माफ करो, ऐसा चलेगा क्या? नहीं चलेगा। संजय दत्त को जेल में जाना पड़ा, पैसा काम में नहीं आया। सलमान खान को जेल में जाना पड़ा, पैसा काम में नहीं आया। तो हर चीजों पे आपको कि पैसा सब कुछ ले लेगा, खरीद लेगा, तो ऐसा होता नहीं है रे, नहीं है, नहीं होता। कर्म भुगतना पड़ेगा, समझा? क्या मैं आगे जाऊं? इससे ये काम का था बेटा। अब इसके नीचे वाले ना सब आपने देखे हुए हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे जो आपने देखे हुए हैं, बहुत सारा। लेकिन ये वाला जो ग्रीन किया है, वो आज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसका नाम है अग्रीमेंट्स ऑफ डैश, चैम्पर्टी एंड मेंटेनेंस। कैन वी स्टार्ट? देखो, जब आप लिटिगेशन में किसी को मदद करते हो, इसमें लिटिगेशन में किसी को मदद करते हो यानी किसी को केस करने में लॉयर अपॉइंट करके देते हो, पैसे की मदद करते हो, उसे हम कहेंगे हेल्पिंग समवन इन लिटिगेशन। ठीक है? जब किसी को हेल्प करते हो, दो रीजन हो सकते हैं आपके। आपको उसको मदद करनी है जेन्यूनली, या आपको उसमें से भी 2 रुपए कमाने हैं। अगर मैं कहूं कि पलक हैज टू रिसीव 10 लाख रुपीज फ्रॉम हार्दिक, और हार्दिक वो रुपया नहीं दे रहा था, पलक के पास आगे केस करने के पैसे नहीं थे। पलक ने कहा आशीष सर को कि सर मेरे पास पैसे नहीं है केस करने के, मुझे हार्दिक से 10 लाख रुपए लेने हैं, सर मेरे पास प्रूफ है, आप प्लीज मेरी मदद कीजिए। अब यहाँ पे सर ने क्या कहा कि बेटा एक काम कर, ये मेरा लॉयर है, इसकी फीस मैं पे कर दूंगा, जब तेरे पास पैसे आएंगे तब तू इसकी पैसे लौटा देना मुझे वापस। ठीक है सर? और यहाँ पे आप आशीष सर ने पलक को हार्दिक के अगेंस्ट केस करने के लिए मदद की, और जब वो पैसे हार्दिक से आ गए, तो पलक ने उतने रुपए सर को दे दिए जितने किसने लिए थे सर से, लॉयर ने लिए थे उस केस लड़ने के। ऐसे अग्रीमेंट को मेंटेनेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेंटेनेंस। मेंटेनेंस यानी कितना रिसीव करना चाहिए, जितना खर्चा हुआ है उतना ही क्लेम करना, उसको मेंटेनेंस कहते हैं। मेंटेनेंस यानी जितना खर्चा हुआ है। लेकिन अगर आशीष सर ये कहते कि पलक मैं तुझे मदद करूंगा, लेकिन 30% मेरा, 30% मेरा, तो कुछ भी हो जाए, 10 लाख हो या 20 लाख हो, 30% मेरा। अब आशीष सर मदद करने का एक कीमत ले रहे सर से, पलक से, कितना? प्रोसीड्स ऑफ शेयर, प्रोसीड में शेयर ले रहे। कितना शेयर ले रहे? कोई भी रेशियो हो, उसे चैम्पर्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चैम्पर्टी। चैम्पर्टी यानी क्या लेना? एक शेयरिंग लेना, और मेंटेनेंस कितना लेना? जितना क्लेम करना है उतना करना। हेलो?
आपको बात समझ में आई? अब पलक ये कहता है दोनों के दोनों वैलिड है। हेलो, क्या पढ़ तो रहे हम लोग वर्ड एग्रीमेंट। दोनों के दोनों वैलिड है मुस्कान, चैम्पर्टी भी वैलिड है और मेंटेनेंस में। तो वॉइड क्या है वो तो बताओ सर। मैं बताता हूँ बताता हूँ। अगर आशीष सर कहते हैं पलक, अरे पलक मैं तुझे मदद नहीं कर सकता, मेरा लॉयर बीमार है, बाहर गया है, ये है वो है, पैसे तो स्टूडेंट्स की फीस ही नहीं आई, ऐसा सर ने बहाना दिया। पलक निराश हो जाती है, वापस जाती है घर पे। तब हार्दिक को पलक गाली दे रही थी फोन पे, दे दे पैसा नहीं तो मारेगी तेरे को, ऐसा सर। सर ने सुना, किस वाली दे रही है तू? हार्दिक पटनी को, वो जो अपने पास सीए फाउंडेशन में था वो वाला। हाँ हाँ वो ही सीए वाला। सर को बहुत गुस्सा था, आज हार्दिक पे जोरदार गुस्सा था। किसको बैट से मारना था, ये मार नहीं पाया सर। पलक बोला, अरे बेटा ऑफिस मेरा लॉयर का फोन आया, उसने कहा कि मैं केस लड़ूंगा, तू फिक्र मत कर, बैठ चाय पानी पी के जा, तेरा केस मैं लड़वाता हूँ। अभी कोर्ट में अगर ये प्रूव होता है कि आशीष सर ने पलक की मदद इसलिए की है क्योंकि वो हार्दिक पत्नी का नुकसान देखना चाहते थे, पलक की खुशी नहीं, पत्नी का नुकसान देखना, अगर ये नीयत हो आपकी तो वो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है। किसी की मदद किसी के नुकसान ही देखने से, किसी तू मैं तो तुझे बोलता हूं, ये ले और पैसा, मार उसको मार। पैसा तुझे दे रहा है, मदद तेरी कर रहा है, लेकिन मार कोई और खा रहा है। तो अगर आपकी नीयत किसी को मदद करने की नहीं, किसी को नुकसान पहुंचाने की हो, और उसको नुकसान पहुंचाने के लिए आप मदद कर रहे हो, तो उसको कहते हैं मैलिशियस इंटेंट। क्या कहते हैं उसे? क्या कहते हैं उसे? मैलिशियस इंटेंट। मैलिशियस यानी बैड इंटेंट, मैलिशियस यानी बुरा इच्छा, बुरी बुरी नीयत। अरे नियत कैसे होनी चाहिए? किसी को मदद करने की, किसी को नुकसान पहुंचाने की। भगवान कहते हैं, जैनिज्म की बात करूं या आगे आगे, कि अगर आपने किसी को मदद भी कर दी ना, लेकिन वो भी क्यों की होगी? मानो मुस्कान खड़ी है वहां पे और एक लड़की और खड़ी है, और मैं आया हूँ रतलाम, और मैं जानबूझ के मुस्कान को मिठाई खिलाई अपने हाथों से कि मैं चाहूं कि निष्का को बुरा लगे, कि निष्का को नहीं करे। तो ऐसी थॉट प्रोसेस को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मलेशियस इंटेंट कहता है लॉ, और इसे लॉ क्या कहना चाह रहा है? ये अग्रीमेंट में ये वाला पार्ट वॉइड होगा, नहीं तो कुछ भी वॉइड नहीं। मदद करना भी वॉइड नहीं, प्रॉफिट से लेना भी वॉइड नहीं, लेकिन अनरीजनेबिलिटी आ जाती है जब, तो वो वॉइड होगा। समझा? आप इसको पढ़ सकते हो। पहले ग्रीन वाला पार्ट पढ़ो, मेंटेनेंस एंड सैम्पटी को पढ़िए फटाफट से। आपको आइडिया आ जाएगा कि ये सब चीजें मैं एंड में क्यों रखता हूँ, क्योंकि ये सब चीजें आती बहुत कम है, पढ़ना बहुत ज्यादा है। जैसे ये हो जाए तो मुझे रिएक्शन देना।
आई होप आप लोगों ने ये पढ़ा, जितना मैंने बोला उतना पढ़ा, समझा आपको। अब यहाँ पे है ना, ये वाला एग्जाम्पल देखो। आपने वो भी पढ़ लिया होगा, डू यू अग्री? अब ये वाला पार्ट पढ़िए, लास्ट पार्ट। और जो पढ़ा, ठीक है, अब सुनो फटाफट से, रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ।